गई, स्थापना की गई। और डायरेक्टरों को, जो भी कंपनी के निर्देशक यानी कंपनी का प्रमुख व्यक्ति था, उनको ये निर्देश दिया गया कि आज स्वदेश वापस लौटने से पहले वो क्या करेंगे, स्वदेश वापस लौटने के बाद वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा किसको देंगे, संसद को देंगे। और जो भी उनका खर्च है, चाहे वो सैनिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या असैनिक हो या राज्य संबंधी जो भी व्यय है, उसको ब्रिटिश संसद के सामने रखेंगे। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य है, इसको पारित करने का उद्देश्य था, वो था कंपनी को नियंत्रित एवं निर्देशित करना। ठीक, आगे भी कुछ ऐसे प्रशासनिक सुधार किए गए, यानी इस क्रम को आगे भी बढ़ाया गया और उसका उद्देश्य ये था कि भारत में जो प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं उनमें तेजी लाए। ठीक, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऐसे ही पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इनको डेट याद रखना है बेटा। छोटे क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया, 1784 से। ठीक, ब्रिटिश संसद ने सन 1784 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया जिसको पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, जो नया कानून रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक नया कानून ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और उसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद बनाई गई जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और इस परिषद के द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों में क्या हो गया, एकाधिकार प्राप्त हो गया। ठीक, गवर्नर जनरल को भारत में जो भी ब्रिटिश फौजें थी उसका प्रमुख बना दिया गया इस एक्ट के तहत। ठीक, तो एक और सुधार, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ मैंने अभी आपको बताया। पहला पॉइंट आपको बताया था कि ब्रिटेन में एक नियंत्रण परिषद बनाई गई थी और वह नियंत्रण परिषद भारत में कंपनी के सभी सैनिक, असैनिक, राजस्व संबंधी मामलों की प्रमुख थी। और भारत में जो भी ब्रिटिश फौजें थी उनका प्रमुख किसको बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, जो कंपनी का गवर्नर जनरल बन के आता था उसको उस सेना का क्या बनाया गया, प्रमुख बनाया गया। और व्यावसायिक मामलों में कंपनी की स्थिति यथावत रही। इस कानून के द्वारा प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया गया और जिस आधार पर 1857 तक जनता प्रधान स्वाधीनता संग्राम भारत में हुआ, उसी आधार पर भारत में प्रशासनिक कार्य चलता रहा। यानी पिट्स इंडिया एक्ट जिसकी स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी, इसी एक्ट के तहत 1857 ईस्वी तक भारत में प्रशासनिक कार्य चलते रहे। और 1857 की क्रांति के बाद ठीक इस एक्ट में कुछ सुधार किए गए। तो बेटा ये था पिट्स इंडिया एक्ट, कब पारित किया गया था, 1784 ईस्वी में। और इस कानून के, इस एक्ट के द्वारा कुछ अधिकार कुछ समय समय पर प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक बिंदु है उसको जोड़ा गया था। जैसे आपकी बुक में दिया गया है चार्टर एक्ट 1793। ठीक, इस एक्ट से गवर्नर जनरल और गवर्नर को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वे अपनी परिषदों के फैसलों को बदल सकते हैं। इनके अनुसार मुंबई और चेन्नई की सरकारों पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। ऐसे ही एक और एक्ट पारित किया गया था 1813 ईस्वी में। इस एक्ट से चाय के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ठीक, कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था, लेकिन 1813 का जो चार्टर एक्ट है उस चार्टर एक्ट के आधार पर सिर्फ चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार था और बाकी अन्य वस्तुओं पर
कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो बेटा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि कंपनी के भारत पर एकाधिकार को कब या किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया, तो वो है चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में जो पारित किया गया था, उसके आधार पर ठीक कंपनी का जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। आगे, भारत में शिक्षा के व्यापार, शिक्षा के प्रसार पर व्यय हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। शिक्षा का प्रचार करने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि का क्या किया गया, प्रावधान इस एक्ट के द्वारा किया गया। कौन से एक्ट, जो 1813 ईस्वी में पारित किया गया था। गवर्नर जनरल व गवर्नरों की नियुक्ति का एकाधिकार कंपनी के निर्देशकों के पास ही बना रहा, परंतु उसमें ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति आवश्यक हो गई। यानी कंपनी का प्रमुख कौन बनाएगा, जो भारत में बन के आएगा उसको कंपनी के डायरेक्टर ही क्या करेंगे, चुनेंगे, लेकिन सरकार की अनुमति जरूरी है। यानी सरकार का के अनुमति लेना क्या कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया। एक और एक्ट 1833 ईस्वी में पारित किया गया। इस एक्ट से चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट बनाया गया था, सिर्फ चाय के व्यापार पर ही कंपनी का एकाधिकार था और बाकी समस्त चीजों पर एकाधिकार को क्या कर दिया गया था, समाप्त। लेकिन बेटा 1833 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट पारित किया गया, उसके द्वारा चाय पर भी कंपनी के एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में अंग्रेजी राज्य प्रशासन चलाने का ही कार्य रह गया। और इस एक्ट में जो 1833 ईस्वी में पारित किया गया था, तो भारत में जो कार्य है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर ही रही, कंपनी के ऊपर ही रही। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद की सलाह से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया और मुंबई तथा चेन्नई की सरकारों से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। तो जो मुंबई और चेन्नई के क्षेत्र थे जिस पर सरकार का नियंत्रण था, अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था, तो वहाँ वो सरकार नहीं बना सकते थे, वहाँ के गवर्नर जनरल से वो अधिकार छीन लिए गए थे चार्टर एक्ट 1833 के आधार पर। एक और चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में पारित किया गया था और इस एक्ट से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों को बढ़ा दिया गया। ठीक, यानी पहले कितने रखे गए थे, 4 सदस्य रखे गए थे। जो ईस्ट इंडिया एक्ट से पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट या ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन 1853 में जो चार्टर एक्ट बनाया गया था उसमें जो सलाहकार समिति थी, गवर्नर जनरल को परामर्श देने वाली समिति थी, उसमें सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। कितने सदस्य जोड़ दिए गए और 6 सदस्यों और जोड़ दिए गए। परिषदों ने कानून बनाने वाली व्यवस्थापिका का भी रूप धारण कर लिया और इससे कंपनी शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और बढ़ गया। कंपनी ने सरकार की सेवा के कुछ पदों पर नियुक्ति हेतु नागरिक सेवा सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की। बेटा आपको याद रखना है, सिविल सेवा परीक्षा की व्यवस्था भारत में किस चार्टर एक्ट के आधार पर की गई थी, आपको याद रखना 1853 ईस्वी। ठीक, 1853 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, उस एक्ट में भारत में सिविल सेवा परीक्षा की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी। और इसी एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल को परामर्श देने वाली समिति थी, ठीक, उसकी संख्या, उसके सदस्यों की संख्या 6 और बढ़ा दी गई थी। तो बेटा ये थे कुछ महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट। आगे, कंपनी शासन के 3 मुख्य आधार थे। एक नागरिक सेवा जिसको हम सिविल सर्विस कहते हैं, सेना तथा पुलिस और न्याय व्यवस्था। तो भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो 3 स्तंभों पर टिकी हुई थी। भारतीय जो प्रशासनिक अंग्रेजी जो प्रशासन भारत में चलाते थे उसके 3 आधार थे। कौन कौन से आधार थे?
सिविल सर्विस, भारत में